बचपन से ही एक प्रोग्रामर रहा है। तुमने 10 साल की उम्र में कोडिंग शुरू की थी। 11 साल की उम्र में तुमने एक वीडियो गेम बनाई थी और फिर 10 साल बाद 21 साल की उम्र में तुमने अपने दम पर वीके के शुरुआती वर्जन प्रोग्राम कर दिए थे। क्या तुम अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी के बारे में बता सकते हो कि वीके का जन्म कैसे हुआ? वीके स्टैक क्या था? क्या वो मोस्टली पीएचपी ही था? वेबसाइट्स की प्रोग्रामिंग करनी तुमने कहाँ से सीखी? शुरू में मुझे वेबसाइट्स की प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं था। जब मैं 10 साल का था तब तो मेरे पास इंटरनेट का एक्सेस भी नहीं था। लेकिन मुझे वीडियो गेम्स बहुत पसंद थीं। लेकिन मेरे पास ज़्यादा वीडियो गेम्स नहीं थीं और इसीलिए अपने खेलने के लिए मैंने और ज़्यादा कंप्यूटर गेम्स बनानी शुरू कर दी। अच्छा। ये वाक़ई इंटरेस्टिंग बात है कि हमें रियलाइज़ नहीं होता कि कमी से ही क्रिएटिविटी आती है। और इसीलिए तुम देखोगे कि कोडिंग करने वाले इतने सारे लोग सोवियत यूनियन या ऐसे ही कई दूसरे देशों से आते हैं, जहाँ ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी और उससे भी ज़रूरी मॉडर्न एंटरटेनमेंट का एक्सेस नहीं था। शायद इसीलिए कि हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे चारों ओर एंटरटेनमेंट के ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं थे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऑप्शन खराब हैं। हाँ, ये बस एक फैक्ट है। इस बात को हम कभी-कभी एप्रिशिएट नहीं करते। तो मैंने कंप्यूटर गेम्स बनाई। कभी-कभी मेरा भाई भी मुझे गाइड कर देता था। उदाहरण के लिए, जैसे मैं एक टर्न बेस्ड स्ट्रैटेजी बनाता था, वो 2 डायमेंशनल ही होती थी। उस समय 3D मेरे बस से बाहर की बात थी। लेकिन स्क्रॉलिंग एफपीएस, फ्रेम्स पर सेकंड, पैरामीटर के मामले में वो इतनी स्मूथ नहीं थी। अम, और मैंने अपने भाई से पूछा कि इसे ऑप्टिमाइज़ कैसे करें? वो मुझे इसके बारे में गाइड करता था और इस तरह की लर्निंग और ट्रेनिंग ने मेरे कोडिंग स्किल्स को बचपन में ही पक्का कर दिया। फिर मैंने अपने क्लासमेट्स के लिए वीडियो गेम्स बनाने शुरू किए। जैसे क्लास ब्रेक्स के दौरान एक इन्फिनिट फील्ड में हम सब यार दोस्त टिक टैक टो खेला करते थे। वही एक लाइन में 3 सिंबल डालने वाली गेम। इस गेम में एक इन्फिनिट फील्ड में एक रो में 5 सिंबल आ जाते हैं। ये गेम कहीं ज़्यादा दिलचस्प है और तुम इसे जितना खेलोगे, ये उतनी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। मेरे क्लासमेट्स को ये बहुत पसंद थी और मेरे कुछ क्लासमेट्स तो सच में बहुत स्मार्ट थे। उनमें से कुछ मैथ ओलंपियाड के चैंपियंस थे, तो कुछ के पेरेंट्स उसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। और मैंने सोचा नहीं, मुझे हर एक मैच जीतना है। मुझे एक भी मैच ना हारने के लिए अब क्या करना है? मुझे और प्रैक्टिस करनी होगी। पर मैं और प्रैक्टिस कैसे करूँ? मुझे खुद से ज़्यादा ताकतवर ओपोनेंट चाहिए। तो मैंने ये गेम कोड किया ताकि मैं कंप्यूटर के खिलाफ खेल सकूँ और कंप्यूटर 4 कदम आगे की चाल सोचेगा ताकि वो बेस्ट स्ट्रैटेजी बनाकर खेल सके। पर वो काफ़ी नहीं था, 4 चाल आगे होने पर भी मैं उसे हरा देता था। मैंने 5 या 6 ट्राई करके देखा लेकिन वो बहुत स्लो था, तो मैंने अपने भाई से कहा यार मेरी मदद कर। तो उसने एक एल्गोरिदम बनाया। आखिरकार मैंने खुद को हर मैच जीतने के लिए ट्रेन किया, यहाँ तक कि उस समय के कंप्यूटर के खिलाफ भी। तब हमारे पास कोई मॉडर्न सीपीयूज़ नहीं होते थे, फिर भी मेरा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। ब्रेक्स में मैं फिर से स्कूल चला जाता, अपने क्लासमेट्स के साथ खेलता। लेकिन जल्दी ही लोगों की दिलचस्पी कम होने लगी। अब कोई भी क्लासमेट ये खेलना नहीं चाहता था, तो मैंने गेम बंद कर दी। अच्छा। तो उसके बाद जब मेरी एडमिशन सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई, मेरे लिए पढ़ाई बहुत बोरिंग थी क्योंकि वो काफ़ी आसान थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैंने अपने फैकल्टी के स्टूडेंट्स के लिए एक वेबसाइट बना दी। मैंने सभी एग्ज़ाम्स के लिए डिजिटल आंसर ऑर्गेनाइज़ करवाए और सभी लेक्चर्स के डिजिटलाइज्ड वर्ज़न बना दिए। उस समय ये एक काफ़ी यूनिक बात थी। तुम्हें याद दिला दूँ, ये 25 साल पहले की बात है। मैंने एक वेबसाइट तैयार की, जहाँ मैं ये सारे मटीरियल्स पब्लिश कर देता था। जल्द ही वो काफ़ी
पॉपुलर हो गई। मैंने वहाँ एक डिस्कशन फोरम बना दिया। कुछ सालों में मैंने यूनिवर्सिटी के सारे डिपार्टमेंट्स में एक्सपैंड कर दिया और फिर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी हमारे पास हज़ारों यूज़र्स थे, एक स्टूडेंट्स पोर्टल के तौर पर भी। वहाँ पर हमारे पास हर तरह के सोशल फीचर्स थे, जैसे फ्रेंड्स लिस्ट, फ़ोटो एल्बम, प्रोफ़ाइल, ब्लॉग, सब कुछ था। ये काफ़ी सफल था और जब मैंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया, तब मेरे स्कूल के एक एक्स क्लासमेट ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया। जब उसने सेंट पीटर्सबर्ग के मेन बिज़नेस न्यूज़पेपर में मेरे सक्सेस के बारे में पढ़ा था, उसने मुझसे पूछा, "क्या तुम रशियन फ़ेसबुक बनाने की कोशिश कर रहे हो?" मैंने कहा, "पता नहीं, फ़ेसबुक क्या है?" तो फिर हम मिले। वो 2 साल पहले अमेरिकन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ था। उसने मुझे फ़ेसबुक दिखाया। मैंने सोचा, मेरे पास तो ये सारी टेक्नोलॉजी पहले से ही है, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन-कौन से एलिमेंट्स को हटाना चाहिए, ताकि मैं इसे स्केल कर सकूँ और मिलियंस यूज़र्स ला सकूँ। ये एक ऐसी बात है जो लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन कभी-कभी आगे बढ़ने और ज़्यादा सक्सेस हासिल करने के लिए कुछ चीज़ें हटानी पड़ती हैं। यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी भी, फीचर्स हटाना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कि सिंप्लीफाई करना ताकि स्केलिंग भी हो सके और यूज़र बेस भी ग्रो होता रहे जिससे लोग उसे आसानी से एक्सेस कर पाते हैं। हाँ, नहीं तो नए यूज़र्स के लिए वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक्जिस्टिंग यूज़र्स तो खुश रहेंगे, तुम्हारी तारीफ़ करेंगे और तुम्हें और फीचर्स ऐड करने के लिए कहेंगे, जिससे चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएँगी। तो आसानी से ट्रैक खो बैठते हो और डिसओरिएंट हो जाते हो, अगर सिर्फ़ एक्जिस्टिंग यूज़र्स के फीडबैक पर भरोसा करते हो। यही सोचकर मैंने एक वेबसाइट शुरू की, जिसका नाम वी कोनताक्ते या वीके है। रशियन में इसका मतलब इन टच होता है। शुरू-शुरू में मेरी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं उसी साल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ था और मैं यूनिवर्सिटी के अपने एक्स क्लासमेट्स और बाकी स्टूडेंट्स से टच में रहना चाहता था। हाँ, एक 20 बरस के लड़के के नाते मैं नए लोगों से मिलना चाहता था, खासकर खूबसूरत लड़कियों से। बस यही सोचकर मैंने इसे बनाना शुरू किया। इसके लिए मेरी सोच ये थी कि मैं किसी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या मॉड्यूल का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा एफ़िशिएंट बनाना चाहता हूँ। मैं कोडिंग का एकदम दीवाना-सा हो गया था। लेकिन फिर तुम इतनी बड़ी चीज़ कैसे शुरू करते हो? मुझे पहले से ऐसी स्केल का कोई भी प्रोजेक्ट बनाने का एक्सपीरियंस नहीं था, जिसमें सब कुछ शामिल हो। पहले तो मैं कुछ एक्जिस्टिंग सॉल्यूशंस यूज़ कर लेता था, लेकिन यहाँ मुझे सब कुछ एक नए सिरे से बनाना था, तो मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। उस समय जर्मनी की मैक्स प्लैंक यूनिवर्सिटी में वो एक पोस्ट डॉक स्टूडेंट था, तो मैंने उससे पूछा, मुझे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? और उसने मुझसे कहा, बस यूज़र्स को ऑथराइज़ करने वाला एक मॉड्यूल बना लो, बस लॉगिन के लिए, हाँ, साइन अप के लिए भी नहीं, बस लॉगिन के लिए। क्योंकि वहाँ डेटाबेस को क्रेडेंशियल, ईमेल और पासवर्ड के साथ प्री-पॉपुलेट किया जा सकता है। बस इतना ही। लेकिन जैसे ही तुम अपना पासवर्ड और ईमेल डालकर लॉगिन करोगे और वहाँ तुम्हारे नाम के साथ हेलो वाला मैसेज दिखाई देगा, तब तुम्हें साफ-साफ समझ आ जाएगा कि अब आगे तुम्हें क्या करना है। हाँ, ये तो 16 आने सच है। ज़िंदगी में आज तक इतनी अच्छी सलाह मुझे शायद ही मिली हो और इससे मेरा काम बन गया। मैंने उसे बिल्ड करना शुरू किया और देखते ही देखते उस वेबसाइट पर फ़ोटो एल्बम्स, प्राइवेट मैसेजेस, सब कुछ तैयार था। उस समय वीके की गेस्ट बुक को हम वॉल कहा करते थे। शुरू-शुरू में फ़ेसबुक पर भी उसे वॉल ही कहते थे। उस समय हमने फ़ेसबुक से भी कहीं ज़्यादा फीचर्स वाली, उससे कहीं ज़्यादा सोफ़िस्टिकेटेड चीज़ बना डाली थी। तब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, हमें
कैसे भी करके सभी रशियन स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ और उनके डिपार्टमेंट्स और सब डिविजन्स का डेटाबेस तैयार करना है। उसने बहुत मेहनत करके इस सारी इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन सोर्स किया और कभी-कभी तो यूनिवर्सिटीज़ को ईमेल करके भी पूछ लिया कि हम जानना चाहते हैं कि अभी आपकी यूनिवर्सिटी में कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। उसने रशिया और फिर यूक्रेन के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से भी कॉन्टैक्ट किया। पहले रूस में, फिर यूक्रेन में और बाद में बेलारूस, कज़ाकिस्तान और उन दूसरे देशों में, जहाँ वीके सबसे बड़ा और पॉपुलर सोशल नेटवर्क बन गया। तो मतलब उस टाइम के हिसाब से हमने एक से बढ़कर एक यूनिक चीज़ की और लगभग पहले पूरे 1 साल के लिए मैं उस कंपनी का इकलौता एम्प्लॉयी था। मैं बैकएंड इंजीनियर भी था, फ्रंट एंड इंजीनियर भी था और डिज़ाइनर भी, कस्टमर सपोर्ट ऑफ़िसर भी मैं ही था। मार्केटिंग का काम भी मैं ही सँभालता था और सारी वर्डिंग और अनाउंसमेंट्स के आइडियाज़ भी मेरे ही होते थे। वीके की प्रमोशन के लिए हम कॉम्पिटिशन्स लॉन्च करते थे और इससे हमें काफ़ी फ़ायदा भी मिला। वो एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था और वहाँ से मुझे एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म के हर पहलू की नॉलेज मिली। इससे पता चलता है कि एक इंसान कितना कुछ कर सकता है। बिल्कुल सही। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं टेलीग्राम का एक एफ़िशिएंट प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट मैनेजर बन पाया हूँ, क्योंकि डेडलाइन्स के मामले में मैं अपने टीम मेंबर्स के लिए बहुत ही एम्बिशियस डेडलाइन रखता हूँ। अगर कोई मुझसे कहता है कि ओह! मुझे इसे करने में 3 हफ़्ते चाहिए, तो मैं कहता हूँ, वीके का पहला वर्ज़न बनाने में मुझे सिर्फ़ 2 हफ़्ते लगे थे, तो तुम्हें 3 हफ़्ते क्यों चाहिए? इस काम में तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन ही लगने चाहिए, तो ये 3 हफ़्ते का क्या हिसाब है? उन 3 दिनों को छोड़कर बाकी के 17-18 दिन तुम क्या करोगे? और टीम को पता है कि मैं कैसा हूँ और यही वजह है कि टेलीग्राम पर हम हर महीने बहुत अच्छी पेस से इनोवेशन कर पाते हैं। मेरी टीम कई मज़ेदार फीचर्स पे काम कर रही है। एक छोटे से टाइम फ्रेम में बड़े-बड़े रिज़ल्ट हासिल करके दिखाने के मामले में इंडस्ट्री में उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो हाँ, वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा कीमती था। जहाँ तक स्टैक का सवाल है, मैंने पीएचपी और मायएसक्यूएल, डेबियन लिनक्स से शुरुआत की, लेकिन मैं जल्द ही समझ गया कि उसे ऑप्टिमाइज़ करना होगा। मैंने मेमकेशेड का यूज़ करना शुरू कर दिया। अपाचे सर्वर्स अब काफ़ी नहीं थे, हमें एनजीएनएक्स सेटअप करना पड़ा और मेरा भाई तब भी जर्मनी में ही रह रहा था, इसीलिए वीके के पहले साल के दौरान तो वो मेरी ज़्यादा मदद नहीं कर सका। हाँ, कभी-कभी उससे फ़ोन पे बात कर लेता था। मुझे याद है कि तब मैं उसे एक पुराने वायर्ड फ़ोन से कॉल करता था और पूछता था कि अब मैं एनजीएनएक्स को इंस्टॉल कैसे करूँ? मैं कोई लिनक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ। अगर उस दिन उसका मूड अच्छा होता और वो बिज़ी ना होता, तो वो मुझे तरीका बता देता या खुद ही सेटअप कर देता। लेकिन 10 में से 9 बार मुझे खुद ही काम करना पड़ता था। लेकिन जब हम तेज़ी से ग्रो करते हुए स्केल करने लगे, तो उसने मेरी काफ़ी मदद की। क्योंकि शुरू-शुरू में मुझे एहसास हुआ कि एक सर्वर काफ़ी नहीं है और मुझे सर्वर पे सर्वर लेना पड़ रहा था। डेटाबेस को अलग सर्वर पे रखना होता है, फिर डेटाबेस को टेबल्स में स्प्लिट करना होता है। उसके बाद कुछ ऐसे क्राइटेरिया के ज़रिए टेबल्स को चार्ट करने का तरीका सोचना होता है, जो समझ में भी आए और जिससे यूज़र एक्सपीरियंस भी खराब ना हो। जब हमारे 10 लाख से ज़्यादा यूज़र्स और दर्जन भर से ज़्यादा ऑब्ज़र्वर्स हो गए, तो स्केलिंग एस्पेक्ट सँभालने के सिलसिले में अपने भाई की मदद के बिना सर्वाइव करना इम्पॉसिबल सा हो गया। मैंने उसे वापस बुलाया और कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। सबसे बेकार बात तो ये थी कि जैसे ही हम पॉपुलर हुए, किसी ने हम पर
DDoS अटैक करना शुरू कर दिया। वही पुरानी कहानी। अच्छा। हमारे पास कुछ ऐसे भी लोग थे जो वीके के शेयर खरीदना चाहते थे। और मज़े की बात तो ये है कि नेगोशिएशन का दिन आते ही DDoS अटैक और बढ़ जाते थे। तो हमें इससे निपटने का एक तरीका निकालना पड़ा। इसे सॉल्व करने की कोशिश में मैं ना जाने कितनी रातों तक सोया नहीं। तो इस तरह तुम सभी तरह के बैड एक्टर्स से इंट्रोड्यूस हुए। DDoS और बिजनेस की बात है। फिर आगे चलकर तुम्हें पता चला कि एक पॉलिटिक्स का खेल होता है और एक जियो पॉलिटिक्स का, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इस धंधे में कूल चीजें बनाने के साथ साथ तुम्हें डील करना पड़ता है, जैसे कि टेलीग्राम के मामले में एक के बाद एक विलन से जो सिस्टम की लिमिट को टेस्ट करने, उसे तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। सच कहूँ तो इन बैड एक्टर्स और प्रेशर के बिना ये दुनिया की सबसे बढ़िया जॉब होती, हमें बस क्रिएट करना होता। हाँ, ये और तुम्हारे भाई की मदद की बात करें, जैसे तुमने एनजीन्स और शार्डिंग के बारे में बताया, कुछ स्केलिंग इश्यूज एल्गोरिथम नेचर के होते हैं। ये लगभग थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस जैसा होता है। ये बस और कंप्यूटर खरीदने की बात नहीं है। असली बात यह है कि एल्गोरिथमिकली सब कुछ सुपर फास्ट कैसे काम करे। तो इसमें से कुछ प्योर मैथमेटिक्स है, कुछ प्योर इंजीनियरिंग भी है, लेकिन कुछ मैथ्स भी। हाँ, उस समय मैं बेसिक चीज़ें कर सकता था। मुझे पता था कि कोड बेस में स्केलेबिलिटी कैसे इम्प्लीमेंट करनी है डेटाबेस में, और अपनी टेबल्स शार्ड कैसे करनी है, और डेटाबेस में डायरेक्ट रिक्वेस्ट की जगह मेम कैच्ड कैसे इंक्लूड करना है। तो उस वक़्त वो काफ़ी आसान था क्योंकि तब वो पीएचपी ही था। जब 2008 के आस-पास मेरा भाई जर्मनी से वापस आया तो मैंने उससे पूछा, क्या हम इसे और भी एफ़िशिएंट बना सकते हैं और इसे सुपर फ़ास्ट भी बना सकते हैं, और साथ ही लोड मेंटेन करने के लिए कम सर्वर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? और उसने कहा, हाँ, लेकिन पीएचपी से बात नहीं बनेगी। मुझे तुम्हारे ज़्यादातर डेटा इंजन्स को सी और सी प्लस प्लस में रीराइट करना होगा। मैंने कहा, ठीक है, चलो यही सही। उसने अपने एक अच्छे दोस्त को हमारी हेल्प के लिए इनवाइट किया, और वो लड़का भी वर्ल्ड्स प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट का एक टोटल चैंपियन था, लगातार 2 बार। और उन्होंने मिलकर सबसे पहला एक ऐसा कस्टमाइज्ड डेटा इंजन बनाया जो माइस्क्यूएल और मेमकैच्ड पर डिपेंड रहने से कहीं ज़्यादा एफिशिएंट था, क्योंकि ये ज़्यादा स्पेशलाइज्ड भी था और लो लेवल भी। तो उन्होंने सी और C++ में रिराइट किया। हाँ, ज़्यादातर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सर्च और ऐड इंजन, क्योंकि वीके में टारगेटेड एड्स होते थे, वो सब उन दोनों ने मिलकर बनाए थे। वो अपने काम में माहिर थे, और आगे चलकर हमें पता चला कि प्राइवेट मैसेजिंग और पब्लिक मैसेज के मामले में मार्केट में ना के बराबर या बहुत ही कम वेबसाइट्स थीं, जो कि लोड स्पीड में वीके के करीब भी आती हों। बढ़िया। मुझे याद है 2009 में जब मैं सिलिकॉन वैली गया था, और मेरी पहली बार मार्क ज़करबर्ग और फ़ेसबुक के शुरुआती दौर की कोर टीम के कुछ मेंबर्स से मुलाकात हुई थी। तब फ़ेसबुक बस 4-5 साल पुराना ही था, और हर कोई मुझसे पूछते नहीं थकता था कि यहाँ सिलिकॉन वैली में भी वीके आखिर फ़ेसबुक से जल्दी कैसे लोड हो जाता है। तुम्हारी वेबसाइट इंस्टेंटली लोड हो जाती है। तुम्हारी इस सफलता का सीक्रेट क्या है? इस बात को लेकर वो सभी बहुत क्यूरियस रहते थे। और लो लेटेंसी तुम्हारे लिए हमेशा से बहुत ज़रूरी थी, ताकि वेबसाइट फटाफट लोड हो सके। और क्योंकि ये टेलीग्राम की कई खूबियों में से एक है, यहाँ तक कि खराब कनेक्शंस में भी सब तेज़ी से काम करता है, बहुत ही फास्ट। ये हमारे कोर टेक्नोलॉजिकल आइडियाज़ में से एक है। हम स्पीड को प्रायोरिटी देते हैं। हमारे ख़्याल से लोग फ़र्क देख सकते हैं, फिर भले ही वो सिर्फ़ 50 मिलीसेकंड का हो, ये फ़र्क सबकॉन्शियस होता है। इसके चलते हम न सिर्फ़ ज़्यादा तेज़ और
रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, बल्कि देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर और खर्च के मामले में कहीं ज़्यादा एफिशिएंट भी हो जाते हैं। क्योंकि अगर तुम्हारा कोड फटाफट एग्ज़ीक्यूट होता है तो उसे चलाने में कम कंप्यूटेशनल रिसोर्स लगते हैं। जल्दी-जल्दी काम करने वाले लोग फेल हो ही नहीं सकते, और इसीलिए लोगों को काम पर रखते टाइम हम बहुत सावधानी बरतते हैं। मैं किसी को तभी हायर करता हूँ जब मुझे पूरा यकीन हो कि वही सबसे अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि अगर मैं किसी ऐसे इंसान को हायर कर लूँ जो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड या इनएक्सपीरियंस्ड है, तो मेरे कोड बेस में आने वाली इनएफिशिएंसीज़ से मुझे हज़ारों या फिर लाखों डॉलर्स का नुकसान हो सकता है, और हमारे कंधों पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। वीके को 1 मिनट साइड रखकर सोचो तो टेलीग्राम के 1 अरब से ज़्यादा यूज़र्स हैं। वो सभी इस ऐप को रोज़ दर्जनों बार खोलते हैं। ज़रा सोच कर देखो, ऐप थोड़ी देर से खुले मतलब आधा सेकंड ही पकड़ लो। उसे अरबों गुना मल्टीप्लाई कर दो। कुल मिलाकर इस थोड़ी-सी लापरवाही के चक्कर में हमारी ज़िंदगी के कई साल ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक डेवलपर के तौर पर थोड़ा-सा भी केयरलेस होने से तुम्हारे काम में ऐसी इनएफिशिएंसीज़ आ सकती हैं जिन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होता कि वो काम और तेज़ी से हो सकता है। मतलब कोड तो तुम्हें चिल्ला कर नहीं बताएगा कि वो और तेज़ हो सकता है। तो कोड लिखते वक़्त तुम्हें हर चीज़ पर बारीकी से ध्यान देते-देते हमेशा ये सोचना पड़ता है कि क्या इस काम को और भी एफ़िशिएंटली किया जा सकता है? और ये छोटी-छोटी बातें भी पूरे कोड का सत्यानाश कर सकती हैं। तो कंपनी में एक भी लापरवाह डेवलपर होने से उसे काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनकी इस इनएफ़िशिएंसी की बाकी डेवलपर्स को भनक तक नहीं लगती। वो बस यही मानकर बैठ जाते हैं कि जो है सो है। इसलिए टेलीग्राम जैसी कोई भी ऐप बनाने वाले हर एक डेवलपर की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो खुद से पूछे कि क्या इस काम को और एफ़िशिएंटली किया जा सकता है? क्या इसे करने का कोई सिंपल तरीका है? और मेरे ख़्याल से यही बात प्रोग्रामिंग के सबसे खूबसूरत पहलुओं में से एक है ना? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जब चीज़ों को आसान बनाकर उन्हें ज़्यादा एफ़िशिएंटली करने का तरीका तुम्हारे हाथ लगता है, तो तुम्हें बहुत खुशी और अपने आप पर प्राउड फ़ील होता है। और जहाँ तक तुम्हारे पॉइंट का सवाल है, मुझे ऐसी कुछ सिचुएशंस याद हैं जब किसी इंजीनियर को निकालने से मेरी टीम की प्रोडक्टिविटी दरअसल बढ़ गई। मान लो तुम्हारे पास 200 इंजीनियर हैं जो एक ऐप बना रहे हैं, जिस और फिर वो फेल हो जाते हैं। उनसे फीचर रिलीज़ शेड्यूल की पेस से नहीं चला जा रहा, और तुम हो कि बस यही सोच रहे हो कि शायद मुझे एक और को हायर करना पड़ेगा। पर फिर तुम नोटिस करते हो कि उनमें से एक बहुत अजीब है। वो शेड्यूल से पिछड़कर शिकायत करता रहता है और कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता, तो तुम सोचते हो कि क्या तुम्हें उसे फायर कर देना चाहिए, और तुम उसे फायर कर देते हो। कुछ ही हफ्तों में तुम्हें समझ आ जाता है कि तुम्हें तीसरे इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है, और कभी थी भी नहीं। असली प्रॉब्लम तो वो बंदा था जो प्रॉब्लम सॉल्व ना करके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। ये बहुत अजीब होता है, क्योंकि जब हम टेक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि 20-25 और लोगों को काम पर लगा देने से सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा अटेंशन, लेकिन ये सरासर गलत है। तुमने सही कहा। स्टीव जॉब्स से प्लेयर्स एंड बी प्लेयर्स की बात किया करते थे, और उन्होंने बताया था कि टीम में बी प्लेयर्स को डाल देने से क्या होता है। और तुमने भी अभी-अभी वही बात की। देखते ही देखते वो बाकी सबकी स्पीड कम कर देते हैं। वो सबको डिमोटिवेट कर देते हैं, और इसका उल्टा असर पड़ता है। तो बेसिकली ये एक फैक्ट है कि एक कमाल की टीम बनाने के लिए हमें बी प्लेयर्स को हटाना भी पड़ता है। मतलब ये सिर्फ ज़्यादा लोगों को हायर करने का सवाल नहीं है, बल्कि सवाल तो ये प्लेयर्स को ढूँढकर काम की स्पीड को कम करने वाले लोगों को हटाने का है। हाँ, सही कहा, क्योंकि लोग ये बात भी नहीं समझते कि किसी भी प्लेयर के साथ काम करना सबके लिए कितना डिमोटिवेटिंग होता है। हर किसी को पता होता है कि
उसके साथ बैठा बंदा, उसके साथ बैठा इंजीनियर सच में कॉम्पिटेंट है भी या नहीं? और अगर अगर ये साफ़ है कि वो बंदा कॉम्पिटेंट नहीं है, वो लगातार गलत सवाल पूछ रहा है, वो हमेशा बाकियों से पिछड़ रहा है। एक पॉइंट के बाद एक ए प्लेयर के तौर पर तुम्हें असंतोष होने लगता है। ये फीलिंग कि तुम अपने पूरे पोटेंशियल पर काम नहीं कर पा रहे हो, वो सब अचीव नहीं कर पा रहे हो, जो तुम सच में करना चाहते हो, सिर्फ़ इसीलिए कि तुम्हारे बगल में बैठा बंदा अपना काम नहीं कर रहा। हाँ, और वैसे कुछ केसेज़ में ये इसलिए नहीं होता कि वो बंदा लेज़ी है। कुछ केसेज़ में उनमें वो मेंटल या इंटेलेक्चुअल एबिलिटी नहीं होती। ये एक्सपीरियंस की बात नहीं है। अक्सर ये नेचुरल एबिलिटी और परसिस्टेंस की बात होती है। 90% केसेज़ में मुद्दा बस इतना सा होता है कि एक लंबे वक़्त तक वो एक टास्क पर ध्यान नहीं दे पाते। ये हर एक के बस की बात नहीं होती। तो जिन लोगों में ये एबिलिटी होती है, उनके लिए ये किसी इंसल्ट से कम नहीं होता कि उनका टीममेट डिस्ट्रैक्टेड है और अपने प्रोजेक्ट की पूरी ज़िम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं।